बहन बुद्धदेव बोस। न जाने कैसे नैनीताल जाते वक्त एक स्टेशन पर एक साला फिरंगी उनके डिब्बे में खिड़की से झांकने लगा। वे तो जैसे चिल्ला ही उठी थीं। उसी समय संतरे का छिलका छीलते हुए मिस्टर का आगमन हुआ। उस सुर्ख मुंह वाले कुत्ते को देखते ही उनका भी चेहरा सुर्ख हो उठा। उन्होंने किया ये कि संतरे के छिलके का एक छोटा टुकड़ा लेकर पीछे से साले की आंखों में दिया छिड़क। आंख रगड़ते रगड़ते और आई एम वेरी सॉरी कहते कहते साहब परेशान हो गए। फिर ना जाने कैसे दोनों में खूब दोस्ती हो गई। साहब उसी डिब्बे में चढ़ा। पूरा वक्त दोनों गप्पे हाँकते हंसते हंसाते रहे। साहब ने उतरते वक्त क्या कहकर मिस्टर के शिष्टाचार और अंग्रेजी उच्चारण की प्रशंसा की थी, ये सारे किस्से छोड़दी ने सुनाए थे या फिर अमला ने। और उसे गोल घेर कर बैठे सुन रहे थे माँ और बुआ जी। सुन रहे थे डोलू, खुकू, पारुल, कमल और लिली। हाँ, लिली भी सुन रही थी। हालांकि वो ये कहानी इससे पहले 19 बार सुन चुकी थी। पर क्या कानों से सुनते सुनते आंखों से दिखना बंद हो जाता है? तभी तो घड़ी में 7 बजते बजते ही खुकू ने जोर से चीख लगाई। कहानी में रुकावट आई। छोड़दी को दम भरने के लिए भी रुकना पड़ा। क्या क्या हुआ? डोलू ने मुझे चिकोटी काटी माँ। डोलू का प्रतिवाद सुनने वाला कोई नहीं था। मां ने डोलू को धमकाया, एक तो गलती करना, ऊपर से झूठ भी बोला जा रहा है। चुप बैठ, नहीं तो थप्पड़ खाएगा। छोड़दी ने कंधे हिलाकर कहा, उफ, बच्चों का रोना धोना बंद करना कुकू। लेकिन लिली आदर्श दीदी थी। झट से कुकू को गोद में उठाते हुए बोली, चल तुझे खिला देती हूं। ऑमलेट नहीं खाएगी? ऑमलेट डोलू को आज नहीं मिलेगा, उसके हिस्से का तेरा। कुकू को नचाते हुए लिली नीचे चली गई। अमला ने शुरू किया, सुनो ना मां, उसके बाद ना। अब अगर खाना ही नहीं बना तो लिली क्या कर सकती है? सारी गलती राम की अम्मा की है। जानती तो है कि शाम होते ही बच्चों को नींद आने लगती है। फिर भी अगर एक दिन के लिए भी उसने खाना बना रखा हो। उफ। निहायत ही कुढ़ती हुई वो खुकू को लेकर बाहर के कमरे में गई। 7:05। खिड़कियां खोलकर और पंखा चलाकर वो टेबल के किनारे बैठ गई। दरवाजा बंद ही रहा। अखबार। खुकू ने तब तक रोना बंद कर दिया था। वो ऊपर मां के पास लौट जाने को दीदी की गोद से भागने का उपक्रम कर रही थी। लिली ठहरी आदर्श दीदी, किसी भी हाल में उसे जाने न देगी। जाते ही वो सो जाएगी और फिर खाने को लेकर तमाशा होगा। पर अबोध खुकू ये कैसे समझती? 7:12। बहरहाल वही बेकार कागज खोलना पड़ा खुकू को वश में लाने के लिए। तस्वीरें देखकर खुकू बहुत खुश हो गई। वो क्या है लिली दी? एलोप्लेन? ये दाढ़ी वाला आदमी हंस क्यों रहा है? वाह, ये कुत्ता कितना सुंदर है। 7:15। कुछ लोगों पर लिली को इतना गुस्सा आता है ना, खासकर उन लोगों पर जो वादा करके नहीं निभाते। इधर उस दिन हसनहाना के घर से लौटने में जरा देर हो गई। वे उसे छोड़ते ही न थे। वो भी अचानक कैसे चली आती? पर ये सब कोई और समझता कहाँ है। इसको लेकर न जाने कितना। दरवाजे पर हल्की सी आवाज हुई। अचानक खुकू के कौतूहल निवारण में आदर्श दीदी बहुत उत्सुक नजर आई। हाँ, ये एरोप्लेन है। ये जो 2 पत्थर जैसी चीजें हैं, इनको चलाकर हवा में उड़ता है। घंटे में 100 मील। सिर्फ 100? मैं होती तो 26,000 मील। फिर से आवाज, फुर्र से उड़ जाती। हट बुद्धू। लिली उठी, दरवाजे की कुंडी खोलकर फिर चुपचाप आकर बैठ गई। और अंदर छोटे से कमरे जैसा है, वहां बैठने की जगह है। इस बार जोर से आवाज आई। दरवाजा भी खुल गया। वैसे चारों ओर कांच लगा होता है, वरना हवा में। देखो लिली दी, पीटीदा आए हैं। पीटीदा। प्रीति या प्रीति, असली नाम है प्रीतीश। धीमे स्वर में पूछा, दरवाजा खुला ही था क्या? खुकू बेलगाम बोलती चली गई,
नहीं बेटीदा, लिली दी ने अभी अभी उठकर। क्या? अभी अभी उठकर? तूने देखा था? चुप रह बदमाश लड़की। कुकू घबराने वालों में से नहीं थी, फिर भी धीरे धीरे बोलने लगी। हाँ सच्ची। प्रीति ने खुकू से भी धीरे कहा। क्या हुआ तुम्हें? होना क्या था? कब से मैं। जाओ, अभी क्या हुआ है पूछने मत आओ। ओ, इतनी सी बात। अब जाकर प्रीतिश की जान में जान आई। अब तक उसे इस बात का डर था कि शायद उसकी वो चिट्ठी। कुछ नहीं, मैंने जानबूझकर देर थोड़ी ही की। आते आते बस का एक्सीडेंट। लिली की आवाज कांप उठी। बस का टायर फट गया, ठीक करने में पूरे 15 मिनट लगे। हद हो गई। कलकत्ता शहर में आजकल वही एक बस चल रहा है क्या? प्रीति चुप रहा। और कुछ नहीं तो लौटते वक्त मुझसे ही 2 आने ले लेते उधार में। मैं पक्का कल वापस लेती। पैसों का मुझे इतना लालच जो है। प्रीति फिर भी निरुत्तर रहा। या फिर एक दिन पैदल ही लौट जाते। आज वही करूंगा। क्यों भला? फिर आवाज में स्वाभाविकता लाने का प्रयास करते हुए बोली। मेरे बक्से में लगभग 10 रुपए इकट्ठा हो गए हैं। तुम नहीं लोगे? ऐसे तुम्हारे हाथ में डाल दूं तो भी नहीं लोगे? इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के हाथों के साथ जो कुछ करने लगे, गनीमत है कि खुगू के अलावा किसी और ने वो नहीं देखा, वरना सभी कहते क्या बचपना है। ऐसी भी कौन सी गलती कर दी उसने? एक दिन 15 मिनट देर हो गए, पर 15 ही तो मिनट थे। और फिर उसने जानबूझकर तो देर नहीं की। बस का टायर फट जाना किसकी गलती है? जेब में और पैसे न होना किसकी गलती थी? वैसे भी गलती करने के बाद बेचारे का दुखी चेहरा देखकर दया भी आती थी। लिली को ही नहीं, बल्कि हर किसी को। शायद किसी किसी को ना भी आए, पर लिली उनकी तरह नहीं। लिली क्षमावान है। लिली महानुभव है। उसे आसानी से करुणा आती, बड़ी आसानी से माफ कर देती है। इसलिए अच्छा, इस बार माफ किया तुम्हें। अब बैठ सकते हो। लिली ने अचानक हाथ हटाते हुए कहा। फिर खुकू को गोद में खींचकर लाड़ जताते हुए बोली। देखा, मेरा दिल कितना बड़ा है, जरा भी झगड़ी नहीं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसे मैंने तो कभी माफ ही ना किया हो, इससे कहीं बड़ा गुनाह। अच्छा, ऐसा कब हुआ? लिली हैरान थी। लड़कियां अपनी मर्जी मुताबिक कई बातें भूल जाती हैं, खासकर वो बातें जो उन्हें दूसरों के मुंह से सुनना अच्छा लगता है। प्रीति ये बात जानता है, इसलिए उसने विस्तार से वर्णन शुरू किया। उस बार जब मैं महीने भर कालाजार के चंगुल में था, क्या एक बार को भी मुझसे मिलने गई थी? हाँ, छोटा भाई रोज भेज दिया जाता था, कभी चिट्ठी देकर, कभी यूं ही। पर मैं जिंदा न भी तो बच सकता था। मेरे जो मौसा जी साल भर में सिर्फ एक बार विजयादशमी के दिन हमारे घर आते हैं, वो भी 3 बार आए थे। यहां तक कि पड़ोस की चाची से खबर भी ली थी। मैं रोज ही सोचता कि जब इंसान मर जाता है फिर तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, ऐसे दूर से गलतियां निकालना कोई बड़ी बात नहीं। जिन्हें पता नहीं होता कि बंगाली लड़कियों को कितनी तकलीफें होती है, वो ही। चुप चुप, अभी तुम्हारी ये लाइन नहीं है। रुको, सभी आ रही है। पहले इंजेक्शन के बाद जब बुखार थोड़ा कम कम हुआ, मैंने कसम खा ली, अब और नहीं। याद आया शोपेनहावर। याद आया कि एवोल्यूशन में महिलाएं पुरुषों से एक कदम पीछे हैं। तीसरे इंजेक्शन के बाद बुखार चला गया, पौरुष दुरुस्त हो उठा। सोचा, ठीक हो जाते ही एक दिन ऐसी डांट लगाऊंगा। 7 दिन तक तैयारी की, दोपहर के खाने तक। खाने के बाद कितना मनाता कि जाकर अपने मन की भड़ास निकाल सकूं। जिस दिन तुम आए, माथे पर रुमाल बांधे, कितने कमजोर, काले, सूखे, देखकर इतना बुरा लग रहा था। पर यह सोचकर खुशी भी हो रही थी कि तुम ठीक हो गए हो। बड़ा अजीब सा था। उस दिन तुम्हारी आंखों में आंसू देखे थे। मेरी वो तैयार की हुई फटकारें न जाने कहां गायब हो गईं। उनका नामो निशान न रहा। पल में माफ कर बैठा। वो सब कुछ याद ही ना रहा, बल्कि ठोकर खाकर जो तुम्हारे पांव में मोच आई थी। तुम तो हर चीज में ज्यादा ही कर बैठते हो। एक जरा सी। शाम की डाक आई क्या लिली?
आई है छोड़ पर श्रीश बाबू की चिट्ठी नहीं है। अमला आगे बढ़कर टेबल पर कोहनी टिकाए खड़ी हुई। कुकू को खिलाया? खाना ही नहीं बना तो? नहीं बना? अभी सुनकर आ रही हूं। राम की मां बड़बड़ा रही थी, बच्चों को पहले से नहीं खिलाते, फिर बाद में सब एक साथ आ जाते हैं। अब वो 2 हाथों से कितना कुछ कर लेगी। खाना बना कि नहीं? फिर चलती हूं। गप्पे हाँकने बैठो तो कुछ ध्यान नहीं रहता। क्यों? अब तक उसे खिला नहीं सकती थी? वो ऊँघने लगी है, तुझे ये भी ध्यान नहीं? सिर्फ बातें करने से कोई काम होता है क्या? जा जल्दी उसे लेकर। पारुल और कमल को भी बुला। हम कब छोटे थे, हमसे कुछ कहना तक नहीं पड़ता था, पर तुम लोग तो ऐसी बनती जा रही हो। खुकू सचमुच ऊँघ रही थी। लिली उसे गोद में लिए धीरे धीरे निकल गई। प्रीति जानता है कि रसोई घर बढ़िया जगह है। प्रीति जानता है कि अगर वो बस एक बार कह दे कि उसे भूख लगी है, तो बाकी इंतजाम लिली ही कर देगी। लेकिन तब उनके प्रेम का शैशव काल था, जरा भी सर्दी बर्दाश्त नहीं होती थी। अमला ने टेबल पर अपना बायां हाथ फैलाकर पूछा, तुम्हें हाथ देखना आता है प्रीति? रसना के परिचालन में अब प्रीति को कोई उत्साह नहीं था। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं। नहीं आता? मुझे मोटा मोटा आता है, आओ तुम्हें सिखाती हूं। प्रीति सोच रहा था, जब पीने की कोई उम्मीद ही नहीं बची, तो टैंटलस की तरह गर्दन तक पानी में डूबे रहने का क्या फायदा। अभी निकल लेना ही अच्छा है। वैसे श्रीश बाबू अजीब आदमी है, अपनी बीवी को ले जाने की कोई गरज ही नहीं। अमला उसके पतले नरम बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ की नाटी और मोटी उंगली फेरते फेरते कहने लगी, ये जो बिल्कुल स्वच्छ रेखा देख रहे हो, हिंदू मत के अनुसार ये भाग्य रेखा है, लेकिन असल में ये हार्ट लाइन है। फेट लाइन कलाई के पास से ऊपर की तरफ जाती है। मेरी वाली बीच रास्ते ही खो गई है, तुम्हारी दिखाओ। प्रीति को तब ध्यान आया कि उसकी जेब में एक पैसा तक नहीं। किस्मत में शायद पैदल लौटना ही लिखा है। प्रीति की भाग्य रेखा इतनी सूक्ष्म है कि उसे ढूंढने के लिए हाथ को दोनों हाथों से खींचकर पकड़कर बहुत झुककर देखना पड़ता है। प्रीति ने अचानक गौर किया कि अमला का सिर ठीक उसकी नाक के नीचे है। वो हड़बड़ाते हुए बोल उठा, आपको जरूर बड़ी तकलीफ हो रही होगी, बैठिए ना छोड़ दी। रात को ठीक से दिखाई नहीं देता, एक दिन सुबह सुबह आना, तुम्हारा हाथ देखकर सब बता दूंगी। सब सुनने की कोई इच्छा प्रीति को नहीं है। वो जानता है हाथ देखना बुरा है, फिर भी उसे एक डर सा लगने लगा। हाथ तभी के तभी हटा लेना पड़ा, कुछ अशिष्ट तरीके से ही। उफ, ये इतना रास्ता पैदल जाना संभव थोड़ी है, और वो भी लौटते वक्त। आ तो वो आसानी से सकता था, और चलते हुए ही क्यों, वो तो शायद एक पांव से कूदते कूदते भी पहुंच जाता। लेकिन लौटने की बात और थी। बहरहाल लाज शर्म को गोली मारते हुए उसने कह दिया, मुझे 2 आने उधार में दे सकती हैं छोड़, मेरे पास बस के लिए पैसे नहीं है। हमला सीधी खड़ी होती हुई बोली, नहीं है? और तुम इतनी दूर आ गए, ऐसे रोज ही नहीं रहता क्या? प्रीति के कान सुर्ख और गर्म हो उठे। जिस लड़के को जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ हो, वो सहज ही अपमानित महसूस करता है। उसने गंभीर भाव से जवाब दिया, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये क्या, नाराज हो गए क्या? अमला ने हंसते हंसते प्रीति के बाल खींचे। पैसे मैं दूंगी, पर मेरी एक शर्त है। अब ये क्या है? प्रीति को लगा कि उसे हंसना चाहिए, लेकिन इतनी जल्दी उसकी गंभीरता दूर नहीं हो पाई। पूछा, कैसी शर्त? मुझे नाम से पुकारोगे और तुम कहोगे। क्यों? उम्र में तो आप बड़ी हैं। आप बड़ी हूं, 6 या 7 महीने का फर्क होगा मुश्किल से। आजकल उसको कोई बड़ा थोड़ी कहता है। छोड़ दी, और आप सुनते सुनते परेशान हो गई, लगता है जैसे बुढ़ी हो गई हूं। 2 आने के लिए ये सूद बहुत ज्यादा था। प्रीति को ये मंजूर नहीं था। ऐसे ही उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऊपर से छोड़ दी इतनी बकवास कर लेती है। अब इतना सहा नहीं जाता, वो पैदल ही जाएगा। प्रीति को उठते देख अमला बोली, जा रहे हो क्या? पैसे नहीं लोगे?
मैंने तो आपकी शर्त मानी नहीं। शुरू शुरू में थोड़ा अजीब लगता ही है, कोशिश करो तो आदत हो जाएगी। सच पूछो तो ये आप बड़ा ही बुरा लगता है सुनने में। तुम बैठो, मैं अभी आई। अमला को ऑटोग्राफ बुक ढूंढते थोड़ी देर हो गई। प्रीति से लिखने को कहेगी, वो अभी तो नहीं लिखेगा, घर ले जाना चाहेगा। अमला शुरू में इनकार जताएगी। जब अमला लौटी, उससे 3 सेकंड पहले प्रीति लिली के हाथ से 1 रुपया लेकर हवा हो चुका था। प्रीति कहाँ है? चला गया। चला गया? कब? अभी अभी। कैसे गया? उसने तो कहा उसके पास पैसे नहीं है। लिली ने एक घूंट निगल कर कहा, ऊपर की जेब में एक चवन्नी थी, उसने बाद में देखा। छोड़ती ने दांत पीसते हुए क्या कहा, ये लिली कुछ समझ न सकी। मां, तुम बड़ी केयरलेस हो। अमला के मुंह से ये आरोप सुनकर मां तो हैरान रह गई। क्यों? क्या किया मैंने या क्या नहीं किया? अमला अपने घने बालों का बोझ पीठ पर फैलाती हुई बोली, लड़कियों को पालना तुम्हें नहीं आता। मां हंस पड़ी। तुम खुद नहीं पल गई या फिर किसी और के पेट से आई थी? मेरी बात और है। हमारे समय में घर में लड़के लड़कियों की भीड़ नहीं थी। तुम हमेशा हमारी देखरेख कर पाती थी। वैसे भी मैं तो 14 की होते ही ब्याह गई थी। मां बेटी के बालों को चोटी में बांधती हुई बोली, तुम्हें और तुम्हारी दीदियों को बहुत ज्यादा लाड़ मिला, ये सच है, पर लिली वगैरह को भी क्या तकलीफ है? अमला के होठों पर जो तिरछी मुस्कान खेल गई, वो मां को नहीं दिखी। नहीं नहीं, तकलीफ क्यों होगी, वो तो मजे में है, पर मजा भी इतना ज्यादा अच्छा नहीं। तुम दूर से 2 दिन के लिए आई हो, इसलिए तुम्हें ज्यादा लग रहा है। अगर तुम सब कुछ सुनती, नहीं सुनना चाहती। अब तो मैं इस घर की कोई नहीं रही, परायों की बातों से मुझे क्या। जो नजर आता है वो कहे बगैर रहा नहीं जाता, बस इतना ही है। जिसकी इतनी बड़ी बेटी हो, उस मां को कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। अब भला इतनी बड़ी कौन है? लिली, वो तो अभी 15 की ही है। अभी से क्या शादी? शादी कराओ या नहीं ये तुम्हारे हाथों है, लेकिन अब वो बच्ची नहीं है। उसकी उम्र तक मैं 1 साल बंदी दशा झेल चुकी थी, और लिली तो मस्त स्कूल जाती है और गप्पे हाँकते दिन गुजारती है। श्रीश के जैसा अच्छा लड़का मिल गया था, छोड़ देने की हिम्मत नहीं हुई थी। लिली के लिए ऐसा कहाँ मिलेगा? इन कुछ सालों में हवा भी बदल गई है। अब कोई 18 से पहले शादी का सोचता भी नहीं। लिली भी न जाने कैसी है, उम्र में तो बढ़ रही है पर बड़ी ही नहीं होती। देखना अब भी कैसा बचपना करती है। सोचकर हैरानी होती है कि उसकी उम्र में मैं मां बनी थी। तुम्हारे लिए, उफ, इतना कस के मत बांधो मां। तुम्हारे लिए तो वो अभी बच्ची ही होगी, इसीलिए तो मैं तुम्हें केयरलेस कहती हूँ। जिस दिन लड़की फ्रॉक छोड़कर साड़ी पहनना शुरू करती है ना, उसी दिन से उन पर 24 घंटे निगरानी रखनी पड़ती है। क्या तुम ये भी नहीं जानती? कैसी खुली छूट दे रखी है तुमने। जब तक मेरे पास है, जरा हंसने खेलने दो। जन्म भर के लिए तो कैद खाने में घुसना ही है। हंस खेल तो रही है, देखो कहीं ढुलकते ढुलकते गड्ढे में न गिर पड़े। तुम्हें तो कुछ भी नजर नहीं आता। क्यों? लिली तो हमेशा से परीक्षा में फर्स्ट आती है, गाना सिलाई सब करती है, घर के कामकाज भी सीख रही है। उम्र ही क्या है, कितना ही कर लेगी। तुम मां हो इसलिए ऐसा कह रही हो, लेकिन मेरी सास जब मुझसे पाई पाई का काम करा लेती थी, तब मेरी उम्र भी उसी के जैसी थी। पर बात वो नहीं है। एक बार जो तुमने लगाम ढीली कर दी है, लड़की जो मर्जी वो करती है, जिसके साथ चाहे उसके साथ मिलती जुलती है। अब तुम ही बताओ, क्या प्रीति के साथ उसे मिलने देना सही है? कोई ऐसा नजदीकी रिश्तेदार तो नहीं है। आजकल तो लोग बाप दादा के साथ ही रिश्ता नहीं रखते, और ये तो इतने दूर के रिश्ते में है। तुम समझती हो बेटी तुम्हारी छोटी बच्ची है, कुछ नहीं समझती। तुम लोगों का जमाना अब और नहीं रहा। आजकल की लड़कियां सब 12 की बूढ़ियां हैं, ये सब कर सकती हैं। अगर चौकन्नी होती तो सब समझती। लोगों पर विश्वास करने की भी हद होनी चाहिए। फिर कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तब लोग तुम्हें ही दोष देंगे। मुझे क्या, शादी के बाद लड़कियां पराई हो जाती हैं। मैं ना तो तुम्हारे लेने में हूं ना देने में।
एक सांस में इतनी सारी बातें कहकर अमला दम भरने के लिए रुकी। उसके रुकते ही बुआ जी ने, जो अब तक कमरे के एक कोने में आंखें मूंदे माला जप रही थी, बात को लपक कर दबोच लिया। ठीक कहा अम्मी, ठीक कहा। जवान लड़की है, पराए लड़के के साथ इतनी खुसुर पुसुर की तुझे क्या जरूरत। सुनते हैं कि अब सारे नियम कानून पलट गए हैं। अब भैया हम ठहरे पुराने लोग, हमारी नजरों में तो ये ठीक नहीं लगता। कहकर उन्होंने गहरी अर्थ सूचक सांस छोड़ी। मां की नैया अब कहीं जाकर किनारे लगी। अमला के जूड़े में कांटे लगाते हुए उन्होंने कहा, तू पगलाई है क्या अमला? प्रीति बड़ा अच्छा लड़का है, परीक्षा में छात्रवृत्ति मिली है, दिखने में भी कितना सुंदर है, लेकिन ऐसा बदकिस्मत है, मां भी मर गई और मां मरने से बाप तो दूर हो जाता है। कोई कुछ भी कहे, मैं प्रीति के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं कर सकती। ओहो, दुर्व्यवहार करने को कौन कह रहा है? प्रीति यहां जब मर्जी आए, उसका ध्यान रखो, खिलाओ पिलाओ, लोग शाबाशी ही देंगे, लेकिन अंत का ध्यान रखो। ये बात फिलहाल यहीं दब गई। अमला को नींद बहुत सताती थी। मां हुई तो क्या, आखिर थी तो औरत ही। अमला की वकालत के आगे भला कैसे संभलती। तो फिर लिली और प्रीति ने एक दिन पाया कि कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है ये भले ही समझ ना आया, पर यह पता चल गया कि कुछ हुआ है। अभी उसी रोज तो वे दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक छोड़दी ने आकर पूछा, क्या बातचीत चल रही है दोनों में? सवाल निहायत ही अनुपयुक्त था। लिली ने गंभीर मुख से जवाब दिया, यही देश विदेश की बातें। जरा मैं भी देश विदेश की बातें सुनूं, मैं ठहरी अनपढ़, कुछ काम आ जाएगा। कहकर वो वहीं जम गई। अजीब मुसीबत है, प्रेम की स्कूल में दोनों का नया नया दाखिला हुआ है। साथ बैठकर पटसन की खेती की बातें करने की कला इन्हें अब तक आई नहीं। इसलिए कुछ देर फिजूल की बातों पर हूं हां करने के बाद प्रीति को अचानक याद आया कि उसे पास ही अपने दोस्त के घर से एक कॉपी लानी है। उस दिन तो वे दोनों बच गए, यानी उनका मान बच गया। लेकिन फिर रोज ही ऐसा होने लगा। वे दोनों दो पल को बैठकर चैन से बातें नहीं कर पाते थे। अपना काम निपटाकर लिली जरा बैठने आई कि मां ने सिलाई करने को बुला लिया। छोड़ ने प्रीति को बुला लिया अपनी एम्ब्रॉयडरी का एक नक्शा बना देने के लिए। फिर कभी बुआ जी अयाचित अनुग्रह करके अपनी तीर्थ यात्रा की कहानी उन्हें सुनाने बैठती। हाल ये कि एक एक करके सभी आज उठते, घर सरगर्म हो उठता। लिली दुखी होकर उठ जाती और अपनी किताब खोलकर बैठती। प्रीति चेहरे की अमलिनता बनाए रखने की जी तोड़ कोशिश करता। पुश्तैनी जायदाद पर औरतों का अधिकार है या नहीं, इस चर्चा में शामिल होता। अगर किसी दिन दोनों मिल पाते तो क्या तमाशा है, क्या चैटर बॉक्स है छोड़ दी। बुआ जी बड़ी फनी है। इससे ज्यादा मन ही मन सोचने पर भी कहने की हिम्मत न होती। इस सब के बावजूद वे सुखी हो सकते थे, लेकिन उतना भी समय नहीं मिलता। दोनों के दिल पर हिमालय पर्वत सा बोझ रखा था। अगर प्रीति सबके सामने कह पाता, सुनो लिली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, या फिर लिली, मुझे ये एक्स्ट्रा बनाकर दो ना प्रीतिदा, कहकर उसका हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में ले जा पाती, तो फिर सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाता। लेकिन उनकी धारणा यह थी कि एक दूसरे से प्यार करके वे दुनिया भर के गुनहगार बन बैठे हैं। इसलिए उन्हें हमेशा डर का, कुंठा का भाव सताता। वे एक दूसरे से बात तक न करते, जैसे कि अजनबी हों। उनकी नवीसी अब तक पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वे सोचते कि इस तरह वे हर शक से बच पाएंगे। अगर थोड़े और मंझे हुए होते तो समझते कि छिपने छिपाने की कोई बात ही नहीं, ये स्वांग भरना ही छिपने का पक्का तरीका है। उन्हें नहीं पता कि छिपाने की इस कोशिश में वे और भी ज्यादा पकड़े जा रहे थे। प्रीति को सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का होता कि छोड़दी उसे रोज ही आने को कहती और मिलते ही तरह तरह की बातें करने लगती, और बोलती भी इतना है। अगर उनकी आशंका सच होती, अगर उनकी किस्मत फूट ही चुकी होती, तो फिर कम से कम छोड़दी तो उसकी ऐसी खातिरदारी न करती। पर सब कुछ कैसे बदल सा गया है, कुछ भी पहले जैसा नहीं है। प्रीति सोचता रहता, पर कोई हल न निकाल पाता।
अपनी समस्या भाग्य के हाथों छोड़कर पहले ही की तरह आवाजाही करता रहता। एक दिन शाम को नीचे के कमरे में अंधेरा देखकर गलती की उसने। पहले रसोई घर में खबर लिए बगैर सीधे ऊपर उठते उठते उसका दिमाग चलने लगा। सामने के बड़े कमरे में न जाकर वो कोने के जिस छोटे कमरे में घुसा, वो लिली का था। मजबूरी में पड़कर बेचारे को हिम्मत मिली। कमरे की बत्ती जलाई नहीं गई थी। टेबल पर मोमबत्ती जल रही थी और खाट पर लेटी हुई थी। प्रीति के कलेजे ने उसके सीने पर एक जोर का थप्पड़ मारकर फिर चलना ही बंद कर दिया। वो नहीं, छोड़ दी। छोड़ दी की आंखें बंद थीं, शायद सो रही थी। प्रीति लौटने लगा था कि ऐसे में शायद पदशब्दों के ही कारण अमला ने आंखें खोली। पुकारा, प्रीति है क्या? कहाँ चले? दरवाजे के पास जाकर प्रीति रुक गया, जैसे कि वो चोरी करते हुए पकड़ा गया हो। उसके दिमाग में सब उलट पलट हो गया। छोड़दी ने फिर पुकारा, उधर खड़े क्यों हो? पास आओ ना, मेरे सिर में दर्द है, जोर से बात नहीं कर पा रही। जैसे कि बात तो उन्हें करनी ही है, ऐसी किसी ने कसम दे रखी हो। प्रीति डरते हुए खाट के नजदीक गया। छोड़दी सिर के नीचे एक तकिए को ठीक करती हुई बोली, उफ, क्या भयानक सिरदर्द है। अक्सर होता है। इतनी तकलीफ होती है कि क्या बताऊं। चुपचाप यहां लेटी थी, किसी से बात करने को भी जी नहीं करता। प्रीति ने झट से जवाब दिया, तो फिर मैं चलता हूं, आप सो जाइए। नहीं नहीं, अभी क्या सोना, अभी सो गई तो रात भर आंख नहीं लगेगी। सिर दर्द के लिए सोना ही अकेला इलाज है। नींद आती तो चैन पड़ता, पर इतनी देर से साध रही हूं, आती कहाँ है। उफ, सीढ़ी वाली बत्ती आंखों में बड़ी चुभ रही है, जरा दरवाजा धकेल दो ना। प्रीति ने आखिरी कोशिश की। मैं चला ही जाता हूं, आप सोने की कोशिश कीजिए। नींद ना आए तो एक एस्पिरिन लेकर देखिए। एस्पिरिन लेने की कोई जरूरत नहीं है बाबा, ऐसे ही मेरा हार्ट काफी वीक है। तुम यहाँ जरा बैठो ना प्रीति, कुछ दिन बाद तो चली ही जाऊंगी, तुम लोगों को और परेशान नहीं करूंगी। निकट भविष्य में छोड़ दी चली जाएंगी, ये समाचार इतना ही शुभ था कि आज थोड़ा कष्ट स्वीकारते हुए प्रीति उसकी कीमत चुकाने को तैयार था। इसलिए दरवाजा धकेलकर वो लौटा। कुर्सी पर बैठने जा रहा था, पर छोड़दी ने मना किया। बोली, यहीं बैठो प्रीति, कहकर तकिए के पास की थोड़ी सी जगह की ओर इशारा किया। प्रीति संकुचित हुआ वहीं बैठा। छोड़दी का एक हाथ जैसे अकस्मात उसके हाथ पर आ लगा। एक आध बार वहां दबाते हुए छोड़दी बोली, वाह, तुम्हारा हाथ तो बड़ा नर्म है प्रीति, बिल्कुल लड़कियों के हाथों जैसा। कहकर नरमी की परख करने के इरादे से ही उन्होंने फिर दबाया। कितना ठंडा है तुम्हारा हाथ, बर्फ जैसा। कहकर वो हाथ अपने माथे पर रखा। मेरा सर दबा दो ना प्रीति। नहीं, इतनी जोर से नहीं, हाँ ऐसे, बस। अच्छे लड़के हो तुम। प्रीति कहने जा रहा था, लिली को बुला लाता हूं, वो मुझसे अच्छा कर लेगी। लेकिन ल तक कहकर ही वो रुक गया, कहीं छोड़दी बुरा ना मान जाए। कुछ देर बाद छोड़दी ने पुकारा, प्रीति। प्रीति ने सम्मान पूर्वक जवाब दिया, जी। जी मतलब, भक्ति सागर है यहाँ तो, जानते हो ना, अतिरिक्त भक्ति किसका लक्षण है? चोर का, एक बांग्ला प्रवाद के अनुसार। प्रीति ने एक घूंट निगल लिया। न जाने क्या सोचकर अचानक छोड़ दी उठी। प्रीति, तुम्हारा नाम बड़ा अच्छा है, प्रीति। बहुत ही क्षीण स्वर में प्रीति ने जवाब दिया, सभी यही कहते हैं। सब लड़कियां यही कहती हैं, है ना प्रीति? शर्माओ मत, बोलो ना। प्रीति का सर्वस्व मन आंगन सिकुड़कर इतना सा हो गया। टूटे फूटे भाव से उसने कहा, छी छी, ये सब आप क्या कह रही हैं छोड़ दी। उफ, तुम बड़े शर्मीले हो। कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? 19? चलो, इस उम्र में जरा लाज शर्म होना अच्छा है। लेकिन अगर लड़कियों ने ऐसा कहा हो तो इसमें बुराई क्या है?
तुम सिर्फ नाम से ही प्रिटी थोड़े ही हो, सचमुच प्रिटी हो। सिर्फ प्रिटी नहीं, बाकायदा हैंडसम हो। फिर प्रिटी को निरुत्तर देखकर, सब लड़कियां यही कहती हैं, है ना प्रिटी? प्रिटी अब तक अपनी कसर पूरी कर चुका था। इस विषय का अवलंबन करते हुए छोड़दी कहां जा पहुंचेंगी, ये सोचकर उसके शरीर में खून बर्फ सा शीतल हो उठा। छोड़दी कितनी चालाक है और कितनी बुरी। जरा से बहाने से उसे फंसाए रखकर उसके मुंह से निकलवा लेना चाहती है कि वो लिली से। प्रिटी जाल में पांव रख चुका था, अब वो और बच नहीं सकता। शायद इस घर में यही उसका आखिरी बार आना हो। अब तक जो थोड़ा बहुत लुका छुपी थी, अब वो भी खत्म हो गई। छोड़दी ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, अच्छा प्रीति, किसी लड़की को कभी तुमसे प्यार नहीं हुआ? नहीं, ये एक शब्द कहते कहते प्रीति की आवाज बंद सी पड़ने लगी। क्या बात करते हो? कितना सुंदर चेहरा है तुम्हारा, कैसे नहीं हुआ? दो एक नहीं, जरूर कईयों को हुआ होगा। ठीक है, मुझसे ना कहना हो तो ना कहो। इतने शर्मीले जो ठहरे। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें मालूम ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि लड़कियों के मन की बात जान पाने की क्षमता ही तुम में ना हो। पर तुम अपने मन की बात तो जानते हो। तुम्हें कभी किसी लड़की से प्यार नहीं हुआ? प्रीति की सांसें बंद हो आईं। उसकी जी में आया कि छोड़दी के पांव पड़कर चीख चीख कर रोए। शायद फिर वे उस पर तरस खाएं। हाय, छोड़दी के मन में रत्ती भर भी दया नहीं। बोलो ना, किससे? छोड़दी ने बच्चों के स्वर में कहा। छोड़दी कितनी चालाक है, उसे मीठी बातों से फुसलाना चाहती है। किसी से नहीं, इतना कहकर प्रीति हांफने लगा। किसी से नहीं? पल भर के लिए भी नहीं? अच्छा प्रीति, कभी किसी लड़की को चूमा नहीं तुमने? प्रीति को लगा कि वो पैदा ही ना हुआ होता तो अच्छा होता। इस सवाल के जवाब में उसने कैसे ना कहा, ये वो खुद भी समझ न सका। कभी नहीं? हो ही नहीं सकता। फिर अगले ही क्षण, वैसे क्यों नहीं हो सकता? मन किया होगा पर हिम्मत नहीं हुई, नहीं कर पाए, है ना? बोलो ना प्रीति, चूमने में क्या बुराई है? विलायत में तो लोग सड़कों पर भी चूमते हैं। तुम एकदम बुद्धू हो, इसलिए घबराते हो। लड़कियां मुंह से इनकार ही किया करती हैं, उसी को इच्छा कहते हैं। वो इनकार भी कभी कोई मानता है क्या? तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। कहकर छोड़दी ने उसका एक हाथ अपने माथे पर रख दिया। अच्छा प्रीति, अगर कोई लड़की मुंह से भी इनकार ना करे तो तुम कर पाओगे? इतने डरपोक हो तुमसे ना हो पाएगा। आओ, तुम्हारी हिम्मत का इम्तिहान लिया जाए। मान लो कि मुझे कोई ऐतराज नहीं, चूम सकोगे मुझे? छोड़दी का हाथ अकस्मात प्रीति के गले पर जा लगा। प्रीति का पूरा शरीर काष्ठवत हो चुका था। वो मशीन की तरह अमला का हाथ हटाकर उठ खड़ा हुआ। अमला तत्काल झट से उठ बैठी। बहुत बड़ी जुर्रत की है तुमने। तुम्हें लगता है कि मैं सचमुच तुम्हें सबसे जाकर नमक मिर्च लगाकर ये बात कहोगे, है ना? खबरदार, कहना है तो जाओ कहो, कोई विश्वास नहीं करेगा, उल्टे तुम ही को धर दबोचेंगे। हाँ, खड़े क्यों हो? जाओ यहां से। नहीं, मत जाओ। सुनो, बैठो। नहीं, रहने दो, ना बैठो तो भी चलेगा। सुनो, मैं अब तक तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। मुझे भी यही लगा। तुम्हें भी यही लगा है ना? क्या बेअदबी है, मैं तुम्हारे साथ मजाक करूंगी? मजाक? मजाक किसे कहते हैं जानते हो? बात बात पर मस्खरी। जाओ यहां से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। भौचक्का का प्रीति निकल रहा था। अमला अचानक भागती हुई आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, मत जाओ प्रीति, नाराज हो मुझसे, तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो। कहकर वो प्रीति का हाथ अपनी गर्दन पर डालने जा रही थी। प्रीति ने जोर लगाकर अपना हाथ छुड़ा लिया। अचानक अमला की तेज चिल्लाहट से पूरा घर कांप उठा। चौखट तक जाकर प्रीति रुकने को मजबूर हो गया। मां भागती हुई आई, बुआ जी दौड़ती हुई, कांपती हुई लिली। उसके सीने पर ढेकली के वार सा चल रहा था। कांपती हुई लिली आई।
अमला तब खाट पर लौटती हुई खूब रो रही थी। क्या क्या हुआ? अश्रु विकृत स्वर में अमला बोली, ये प्रीति, ये लड़का, माँ, उसने मुझे। बाकी बात कहने से अमला को शर्म ने रोक लिया। रोदन, तिरस्कार, विलाप और अभिशाप मिलकर जो जबरदस्त शोर शुरू हुआ, उसके आगे प्रीति एक शब्द भी कह न सका। कहता भी तो कौन सुनता, सुनता भी तो कौन विश्वास करता। जो एक करती, उससे भी कहना ना हुआ। लिली रात भर रोई, इसलिए नहीं कि इस जन्म में उससे फिर मिलना ना होगा, बल्कि उससे भी बड़े और निठुर एक दुख में, जो बात किसी से कही नहीं जा सकती, जिस बात की कल्पना दुस्वप्न में भी नहीं हो सकती। प्रीति रात भर सड़कों पर घूमता रहा, इसलिए नहीं कि इस जन्म में उससे फिर मिलना नहीं होगा। जिस कारण से लिली शोक मनाएगी, वो प्रीति से फिर मिल न पाने के कारण नहीं, उसी शोक में।